हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिचय टेस्ट पर। दोस्तों, आज हम एक नए सेशन की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि आप उस सेशन को इस स्क्रीन पर देख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम हिंदी के मॉडल पेपर को सॉल्व कराएंगे और आपको ये मेरा सेशन आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ये क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। दोस्तों, आप इसको मिस मत करिएगा और पूरा लास्ट तक देखिएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम अपने इस सेशन को शुरुआत करते हैं। और इसके अलावा अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में स्थित बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करिए। ओके दोस्तों, चलिए हम ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करें और अपने सेशन को शुरू करते हैं। क्या है, इसमें आपको समय कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक कितने का रहेगा? 70 नंबर का रहेगा। आज हम लोग हिंदी के इस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। और क्या कहते हैं, लिखित पर निर्देश क्या है कि प्रारंभ में 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए थे, है ना। आइए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इससे हमको क्या मतलब है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखना है। पहला क्या है, जयशंकर प्रसाद एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा क्वेश्चन है, महादेव वर्मा की प्रसिद्ध रचना गोदान है। तीसरा कथन क्या है कि गुनाहों का देवता धर्मी भारती का उपन्यास है। और चौथा क्वेश्चन क्या है, गुलाब राय प्रसिद्ध कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं एक और दो को मैंने यहाँ पे सॉल्व कराया है, आगे अभी आपको मिलेगा कैसे सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा इसकी चर्चा कर दे रहे हैं कि क्या अगर हम बात करें पहले कथन की, इसमें दोस्तों आपको छांटना क्या है, कौन सा सत्य कथन है। तो इसमें ये छांटना है कि कौन सा सत्य कथन है। तो कह रहा है जयशंकर प्रसाद एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं ये आलोचक के रूप में नहीं प्रसिद्ध हैं, ये प्रसिद्ध हैं एक नाटककार के रूप में। किसके रूप में प्रसिद्ध हैं? नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद जी, है ना। इतना कन्फर्म हुआ। और ये किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के ये लेखक हैं। सेकंड दोस्तों क्या कह रहा है कि महादेव वर्मा की प्रसिद्ध रचना गोदान है। ये भी बिल्कुल गलत। क्यों गलत है? कि जो गोदान रचना है ये महादेव वर्मा जी की नहीं है, ये किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। और बात करें हम इनकी किसकी, महादेव वर्मा जी की रचनाओं की, तो इनकी रचना में आता है मेरा परिवार है ना, श्रृंखला की कड़ियाँ और मेरा परिवार हो गया। ये दोस्तों क्या है, महादेव वर्मा जी की रचनाएँ हैं। इसके अलावा तीसरा कथन क्या कह रहा है कि गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का एक उपन्यास है। ये बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? कि जो धर्मवीर भारती जी हैं इनका जो उपन्यास है, उपन्यास कौन सा है? गुनाहों का देवता। ये एकदम करेक्ट आंसर है। और चौथा दोस्तों ऑप्शन है आपका, इसमें कह रहा है क्या कि गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं। ये बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो गुलाब राय जी हैं ये कवि नहीं है, ये पद्य लेखक नहीं है, ये क्या है, गद्य लेखक हैं। यानी इनको हम कहानीकार कह सकते हैं, नाटककार कह सकते हैं, निबंध कर सकते हैं, लेकिन इनको हम कवि नहीं कहेंगे, है ना दोस्तों। तो ये कथन क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। इतना कंफर्म हुआ। चलिए आगे बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना है ना। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको 4 कृतियाँ मिलेंगी और प्रत्येक अगर आपको एक ही कृति लिखना है और आप उसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 1 मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों चलिए हम आपको इसमें हम सभी बता देते हैं, है ना, क्योंकि आपको इसमें से अगर एग्जाम में आ गया कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आपको ऐसा ना हो कि सर इसको नहीं बताए थे हमें। तो ऐसे क्या करते हैं कि आपको हम 4 क्वेश्चन बता देते हैं, है ना। तो पहला क्या है, जो तितली है, तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अंधेरी नगरी किसकी रचना है? अंधेरी नगरी है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। निर्मला की बात कर लें तो निर्मला जी की रचना है प्रेमचंद जी की रचना है। और मैलाचल फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। दोस्तों मैंने इसको आगे सॉल्व कराया है अच्छे से, ताकि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी एक निबंधकार का नाम लिखना है ना। आप निबंधकार कोई भी लिख सकते हैं जो आपको पता हो। चौथा है कि दोस्तों सिंदूर की होली, यहाँ दोस्तों की रहेगा, सिंदूर की होली किस विधा पर आधारित रचना है ना। जो सिंदूर की होली है किस विधा पर आधारित रचना है। तो हम यहाँ पे दोस्तों थोड़ा चर्चा कर दे रहे हैं। जो सिंदूर की होली है ये क्या है, एक नाटक है। क्या है? नाटक है। और इसके जो लेखक हैं, लेखक की बात कर लें तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी क्या है, इसके लेखक हैं। इतना कंफर्म हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। अंग नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल की एक रचना लिखनी है।
तो आप लिख दीजिएगा जो आपको याद हो। मैंने इसको अभी इतने अच्छे सॉल्व कराया है कि आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, दूसरा नंबर कि रीतिकाल की किन लोक विशेषताओं का उल्लेख करना है ना। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परशुराम की प्रतीक्षा और निहार के रचयिता के नाम लिखना है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माखनलाल चतुर्वेदी की 2 काव्य कृतियों के नाम लिखना है, जिसके लिए आपको 1 नंबर मिलेंगे। इतना कम हुआ। आइए अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले दोस्तों आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ 1 और 2 में जो क्वेश्चन है इसको आइए हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हम अपने अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं कि आइए कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन असत्य नहीं है। इसका मतलब दोस्तों ये पॉइंट पकड़िएगा, असत्य नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि मतलब सत्य है। हमको इसमें से कोई एक कथन सत्य छांटना है। कौन छांटना है? सत्य कथन छांटना है ना। असत्य नहीं है इसका मतलब क्या हो जाएगा? सत्य है, सत्य छांटना है और उसे पहचान कर लिखना है। इसमें पहला क्या है, जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। दूसरा है महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना गोदान है। तीसरा कथन क्या है, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। और जो चौथा है आपका कथन क्या है, गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं। ये क्या है, आपके हो गए कथन। अब इसमें बताना है आपको कौन सा कथन सत्य है, यानी असत्य नहीं है। तो बात करें अगर जयशंकर प्रसाद जी की, तो जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। क्या है, जयशंकर प्रसाद जी आलोचक नहीं है। जयशंकर प्रसाद जी एक हैं क्या, जयशंकर प्रसाद जी एक नाटक है। क्या है, नाटककार है। क्या है, जयशंकर प्रसाद जी एक नाटककार है। क्या है, नाटककार है। इसलिए क्या हुआ, ये कथन आपका गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी क्या है, एक आलोचक ना होकर क्या है, एक नाटककार है। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना गोदान है। बिल्कुल गलत। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद जी की है। तो इसलिए भी क्या हो जाएगा, कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। तीसरा कथन क्या कह रहा है, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। ये एकदम करेक्ट है। क्यों करेक्ट है कि जो धर्मवीर भारती जी हैं, सॉरी, ये गुनाहों का देवता किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की रचना है। और ये भी क्या है, उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है। इसलिए कौन सा कथन आपका सही हो गया? थर्ड वाला। और बाबू गुलाब राय क्या है, एक निबंधकार है, कवि है। मतलब ये क्या दोस्तों, एक कवि नहीं है, ये पद्य लेखक नहीं है, ये क्या है, गद्य लेखक है। क्या है, गद्य लेखक है। इसलिए भी एक चौथा ऑप्शन आपका गलत हो गया। इतना कन्फर्म हुआ। आइए सेकंड क्वेश्चन की चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना है। आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें से जो आपको याद हो उसमें से आप क्या कर लें, इसमें से किसी एक कृति का लेखक का नाम लिख दीजिए। तो आइए हम आपको यहाँ जितने देख रहे हैं सभी के लेखक का नाम बता देते हैं। तो जो तितली रचना है, तितली है जयशंकर प्रसाद जी की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की क्या है, रचना है। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा है निर्मला। निर्मला किसकी रचना है? निर्मला है प्रेमचंद्र जी की। किसकी है? प्रेमचंद जी की। आपको दोस्तों यहाँ पे केवल एक ही लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को, यानी आपको सभी चीज़ें याद हो जाएं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सभी लिख दे रहा हूँ। और अधीरी नगरी किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की क्या है, रचना है, हरिश्चंद्र जी की। ठीक। और जो मैला आंचल किसकी दोस्तों? मैला आंचल है फणीश्वर नाथ रेणु। किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु जी की क्या है, रचना है। तो आपको मैंने यहाँ पे चारों बता दिए हैं कि चारों कृति किस किस लेखक की है। तितली किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। निर्मला किसका है? प्रेमचंद जी की है। और अंधेरी नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। और मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। इसके बाद दोस्तों बात करें हम क्या, किसी एक निबंधकार का नाम लिखना है। किसी एक निबंधकार का नाम लिखना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे निबंधकार की बात करें हम, तो निबंधकार के रूप में आप लिख सकते हैं किसी भी लेखक का नाम जो निबंधकार हो। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पुन्नालाल बख्शी जी हो जाएंगे, बख्शी जी हो गए, सिचुअल सर है। और बात करें हम क्या, और हो सकते हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी निबंधकार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या है, आपके निबंधकार हैं। आपसे यहाँ केवल एक पूछा है तो आप क्या करिए,
2-3 याद कर लीजिए, आपको जो अच्छे से याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, आप वही लिख दीजिएगा। तो निबंधकार कौन कौन से हो जाएंगे? पद्मनाभ पुन्नालाल बख्शी जी हो गए और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आप क्या हो गए? निबंधकार हो गए। अब बात करें दोस्तों क्या कि सिंदूर की होली कृति किस विधा पर आधारित रचना है? जो सिंदूर की होली है ये कौन सी विधा है, हमको ये बताना है ना दोस्तों। यहाँ पे विधा पूछा है ना, देखिए, है ना। तो अगर हम बात करें सिंदूर की होली की दोस्तों, ये है क्या? नाटक है। क्या है ये? नाटक है। अगर हम ये जो सिंदूर की होली है इसके हम लेखक की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों? लेखक की बात करते हैं तो लेखक इसके कौन हो जाएंगे, हम आपको ये भी बता दे रहे हैं। तो इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी क्या हैं? इसके लेखक हो गए। किसके? सिंदूर की होली के, सिंदूर की होली के। और बात करें दोस्तों हम क्या लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की, तो ये दोस्तों हैं आपके शुक्ल युग के कवि हैं। किस युग के हैं? शुक्ल युग के कवि हैं। कौन? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। अब बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल की एक रचना लिखना है। रामचंद्र शुक्ल जी की एक रचना लिखना है, तो हम लिख दे रहे हैं एक रचना 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय। और इसके अलावा भी हम लिख दे रहे हैं कौन सा? एक है विचार विधि, विचार विधि। और दूसरा बात करें हम रस मीमांसा है, रस मीमांसा। तो यहाँ पर कितनी रचनाएं हो गई? 3 रचनाएं हो गई। कौन कौन सा? 11 वर्ष का समय, विचार विधि और रस मीमांसा। ये क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। आप चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रीतिकाल की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो अगर हम इसकी विशेषताओं या प्रवृत्तियों की बात करें दोस्तों, तो पहली प्रवृत्ति हो जाएगी श्रृंगार रस का, श्रृंगार रस की प्रधानता, श्रृंगार रस की प्रधानता हो जाएगी। और दूसरी बात करें दोस्तों हम, तो दूसरी अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पर ब्रज भाषा का उस समय चरमोत्कर्ष हो रहा था। ब्रज भाषा का चरमोत्कर्ष हो रहा था उस समय, चरमोत्कर्ष। अगर हम एक और बात कर लें दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण भी किया जा रहा था। प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण भी किया जा रहा था। किस काल में? रीतिकाल में। इतना कन्फर्म हो दोस्तों? आइए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परशुराम की प्रतीक्षा तथा निहार के रचयिता का नाम लिखना है। परशुराम की प्रतीक्षा और निहार के रचयिता का नाम लिखना है। तो अगर दोस्तों हम बात करें किसकी? परशुराम की प्रतीक्षा की, इस रचना की, तो इसके लेखक हो जाएंगे, इसके लेखक हो जाएंगे आपके रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर जी। ये क्या हो गए? परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक हो गए। और बात करें हम दूसरी रचना की, तो जो दूसरी रचना है ये निहार, निहार जो रचना है दोस्तों ये है महादेवी वर्मा जी। किसकी है? महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा जी क्या है ये रचना है? कौन सी? निहार। इतना कन्फर्म हुआ? आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माखनलाल चतुर्वेदी की 2 काव्य कृतियों का नाम लिखना है। जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं इनकी 2 काव्य कृतियों का नाम लिखना है। तो आइए देख लेते हैं। पहला हो जाएगा हिम किरीटिनी, और दूसरी जो उनकी काव्य रचना है वह है क्या? हिम तरंगड़ी। क्या है? हिम तरंगड़ी। ये क्या हो गई? इनकी 2 काव्य रचनाएं हुई। किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी जी की। तो दोस्तों आइए अब चलते हैं अपने हम जो डिजिटल स्लाइड है उस पर चलते हैं। इतना कंफर्म हुआ? तो आइए हम अपने तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक, इसमें आपको 2 गद्यांश दिए रहेंगे, आपको इसमें इसका करना रहेगा। इसके नीचे प्रत्येक गद्यांश में आपको 3-3 क्वेश्चन दिए रहेगा, आपको उसका आंसर देना रहेगा।
तो जैसे पहला गद्यांश का है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही 2-4 बातें किसी को देखकर लोग चटपट उससे अपना मित्र बना लेते हैं। दूसरा मित्र रहना चाहिए, मित्र बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते हैं कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सोचती है कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है क्या कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। दोस्तों इसमें ये बताना है कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ याद करना है ना। तो आपको इसमें क्या करना है दोस्तों, आप जो जितने भी गद्यांश, जितनी भी कहानियाँ हैं, आपको उसको अच्छे से पढ़ लेना है। आपको जो ये आपको गद्यांश मिलेगा एग्जाम में, आपको कोई ना कोई से पॉइंट दे देगा कि आप समझ जाएंगे कि ये इसी मतलब चैप्टर से उठाया है। जैसे यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, एक चीज़ बहुत कॉमन मिल रहा है, क्या यहाँ पर मित्र है, यहाँ पर मित्र है, और यानी यहाँ पे एक प्रकार से मित्रता की बात की जा रही है। तो आपके चैप्टर में पहला चैप्टर कौन सा है, मित्रता है ना, मित्रता है। तो आपको गद्यांश में लिखना क्या है कि इसमें इस तरह लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता से उद्धृत है। कैसे, मित्रता से उद्धृत है, यानी मित्रता से लिया गया है। जिसके रचयिता कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या है, इसके रचनाकार हैं। ये क्या हो गया, आपका गद्यांश हो गया। इसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। आपको हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है, जहाँ जहाँ रेखांकित है वहाँ पे आपको इसकी व्याख्या करना है। आपको इसमें से कुछ और एक्स्ट्रा वर्ड को जोड़ देना है जिससे ये क्या हो जाए, और रोचक हो जाए। आपको इसकी क्या कर देना है, व्याख्या कर देना है। और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश में शुक्ल जी किसके सतर्क रहने से के लिए कहा है, क्यों। कह रहा है कि जो शुक्ल जी हैं किसी से सतर्क रहने के लिए कहा या क्यों। अगर आप इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। सेकंड जो गद्यांश है, सेकंड गद्यांश को देख लेते हैं। सेकंड गद्यांश कह रहा है कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं कर्तव्य करना है ना। और इसके आगे जो स्लाइड को देख लेते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है, तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या शर्य है कि तुम भी छल करो, ठहरो, छल नहीं तब नहीं। स्त्री, जाता हूँ, तैमूर का वंशधर स्त्री ने छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है। दोस्तों आपको इसमें ये ध्यान देना है कि गद्यांश में संदर्भ लिखना है। संदर्भ के लिए दोस्तों आपकी ये इम्पोर्टेंट है कि आपको उस लेखक का नाम याद होना चाहिए और ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये एक बहुत ही कॉमन पॉइंट आपको यहाँ मिल रहा है, क्या, ममता। क्या मिल रहा है, ममता। तो जो ममता है दोस्तों यह आपका सेकंड चैप्टर है, हिंदी गद्य का सेकंड चैप्टर है। और जिसके रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी, है ना। तो यहाँ पे गद्यांश की संदर्भ बात करें दोस्तों, कैसे लिखा जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड की ममता से उद्धृत है। किससे उद्धृत है, ममता से। और जिसके रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये क्या हुआ, आपका संदर्भ। इतने में आपको 2 पॉइंट्स फिक्स हो जाएंगे, कोई भी नहीं काट सकते वहाँ पे। आपके 2 नंबर कोई नहीं काटेगा, है ना, जब तक आप इनके किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, जब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे तब तक ये नहीं हो पाएगा। सेकंड क्या कह रहा है दोस्तों, जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करना रहेगा आपको। जो रेखांकित अंश दिया है इसकी व्याख्या करना पड़ेगा। और तीसरा क्या कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश में ममता के मन में क्या अंतर्द्वंद चल रहा है, हमको ये बताना है। अगर दोस्तों आप इसको गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको अच्छी समझ में आ जाएगा ममता के अंदर क्या चल रहा है ना। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है दोस्तों, आपको इसमें दोस्तों क्या करता है कि आपको हिंदी में गद्यांश दे देगा और जो उसका जो पद रहेगा वो भी देगा। तो आपको गद्यांश और पद्यांश इतने अच्छे से तैयार करके एग्जाम में जाना है कि आपसे कहीं से भी पूछ ले, कहीं से भी पूछ ले, आपको फट से उसका आंसर दे देना है। तो आइए हमने जो गद्यांश है, गद्यांश तो कंप्लीट हो गया, अब देखते हैं पद्यांश को। पद्यांश क्या कह रहा है, पद्यांश में कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उसकी काव्य सौंदर्य का भी उल्लेख करना है। इसमें दोस्तों क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है, उसकी व्याख्या करना है
काव्य सौंदर्य लिखना है। 3 चीज़ें करना है। कौन कौन सा? संदर्भ, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से जो पद्य हैं, इसको देख लेते हैं। इसमें वह दोस्तों क्या, अविगत कछु कुछ कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब हो सो निरंतर अमितोष उपजावे, मन बाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगति बिनु निरालंबित धावे, सब विधि अगम विराचे ताते सूर सगुन पद गावे। वाह दोस्तों, आपको यहाँ क्या करना, यहाँ भी एक बहुत अच्छा पॉइंट देता है। क्या पॉइंट दिया है? अगर हम बात करें दोस्तों ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो दोस्तों ये आपका जो पद का पहला चैप्टर है। क्या है? पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर क्या है आपका? पद है। क्या है? पद है ना, पद है ना। अगर दोस्तों हम यहाँ ध्यान से देखा जाए तो जो एक लेखक जी हैं, कौन? सूरदास जी। सूरदास क्या करते हैं कि अपने हर पंक्ति में, हर पद में क्या करते हैं, हर पैराग्राफ में अपने नाम छोड़ जाते हैं। तो यहाँ आप देखें कहाँ सूरदास जी कहाँ है, ये कहाँ पे सूरदास जी, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सूरदास जी है ना, ये अपनी क्या करते हैं, हर पंक्तियों में अपना नाम छोड़ जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये बहुत आसान पड़ जाता है जो पहला चैप्टर है ना। आप अगर हर पैराग्राफ में देखेंगे तो आपको वहाँ पे सूरदास जी का नाम आ जाएगा, मिल जाएगा। तो ये बहुत सिंपल चैप्टर हो जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको मेहनत इसमें करनी पड़ेगी कि आप इसका हिंदी अर्थ कैसे निकाल पाएंगे, है ना। तो देख लेते हैं कि ये पद किससे लिया गया है, अभिगत कछु कहत न आवे। दोस्तों इसका हम संदर्भ कैसे लिखेंगे? अब वहाँ पर गद्यांश बोल रहे थे, अब यहाँ क्या बोलेंगे? पद्यांश बोलेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य, अब कहाँ से लिया गया? काव्य से लिया गया है ना। हिंदी खंड काव्य के पद नामक पाठ से उद्धृत है और इसके रचनाकार कौन है? सूरदास जी। इसके रचयिता कौन है? सूरदास जी है ना। इतना कंफर्म हुआ। ये क्या हुआ? इसका संदर्भ हो गया। आप इसकी व्याख्या कर दीजिएगा। और इसके जो सौंदर्य है कि इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, किस रस का प्रयोग किया गया है, किस छंद का प्रयोग किया गया है, इसमें कौन शैली का प्रयोग किया गया है, इसमें कौन सी भाषा है। अगर आप इस तरह से 4-5 काव्य सौंदर्य लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। कोई भी इसमें आपका एक भी नंबर काटेगा नहीं। इतना कंफर्म हुआ। आइए देख लेते हैं तो जो दूसरा है इसमें का दूसरा पद क्या है। दूसरा पद है, अणुयुग बने धरा जीवन हित, स्वर्ण सृजन का साधन, मानवता ही विश्व से सत्य, भू राष्ट्र करे आत्मसमर्पण। धराचंद्र की प्रीति परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन हृदय सिंधु में उठता, स्वर्गित ज्वार देख चंद्रानन। इतना है ना दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम बात करें किस चैप्टर से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर एक कॉमन पॉइंट देखें, क्या रहा है? चंद्रानन। क्या रहा है? चंद्रानन आ रहा है। तो आप सोचिए आपके जो हिंदी पद है ये किस में आया होगा? चंद्रमा से रिलेटेड, है ना। सोचो जल्दी। तो मैं बता देता हूँ। ये जो है आपका एक चैप्टर है, क्या? चंद्रलोक। कौन सा है? चंद्रलोक, है ना। यहाँ पे देखो आपको पॉइंट मिल रहा है चंद्रन। तो यहाँ क्या है, एक चैप्टर आपको कौन सा हो जाएगा? चंद्रलोक। दोस्तों मेरी पेन नहीं चल रही, क्या हो जाएगा? चंद्रलोक हो जाएगा। तो चंद्रलोक ये क्या है? आपका चैप्टर हो गया, यानी चंद्रलोक चैप्टर से ये लिया गया है। और इसके लेखक कौन है? याद करो, इसके लेखक हैं सुमित्रानंद पंत जी हैं। कौन है? सुमित्रानंद पंत जी क्या है? इसके लेखक हैं। इतना कंफर्म हुआ। तो इसका अगर हम क्या लिखें, संदर्भ लिखें, तो प्रस्तुत गद्यांश नहीं, पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के खंड काव्य से, किस चैप्टर से? चंद्रलोक से उद्धृत है और इसके लेखक सुमित्रानंद पंत जी हैं। इतना कंफर्म हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना रहेगा दोस्तों आपको 5वें क्वेश्चन में, इसमें आपको निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना रहेगा, है ना। अब मैंने यहाँ पे और जीवन परिचय देते हुए और उनकी एक रचना भी लिखनी रहेगी। आपको 2 नंबर जीवन परिचय क्यों मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा रचना के लिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपके इसी चैनल पर रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तीनों लेखकों के जीवन परिचय को मैंने कंप्लीट करा दिया है और साथ ही साथ उनकी रचनाओं को भी मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। इतना आपको क्या करना है, याद कर लेना है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है 3 नंबर के लिए। और दोस्तों आपको ये गद्य का हो गया। अब आपको पद में मिलता है, पद में निम्नलिखित कवि में से एक कवि का जीवन परिचय लिखना है और एक रचना लिखनी है। तो पहला क्या है, एक रामनरेश त्रिपाठी जी का आपको याद कर लीजिएगा, कौन सा? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और जो तीसरे लेखक हैं, तीसरे लेखक कौन है? केदारनाथ सिंह जी हैं। कौन है? केदारनाथ सिंह जी हैं। क्या है इनकी? क्या है? आपको जीवन परिचय लिखना है। तो आपको दोस्तों जो आपको अच्छा लगे
आपको जैसे आपके चैप्टर में 10-12 चैप्टर हैं क्लास 10th में, तो आप ऐसा करिए 5 या 6 आपका कर लीजिए, पद का याद कर लीजिए, 3-4 का याद कर लीजिए, गद्य का, लेखकों के जीवन परिचय याद कर लीजिए, तो आपका इतने में काम हो जाएगा। आपको इससे बाहर नहीं पूछेगा, ये मेरी इतनी गारंटी है। अब दोस्तों यहाँ पर करना रहेगा, आपको संस्कृत में भी देगा कि संस्कृत में आपको अनुवाद कैसे करना है और इसका हिंदी अर्थ निकालना है, प्लस क्या करना है, आपको इसका संदर्भ भी लिखना है। ये ध्यान रखिएगा, इसका क्या करना रहेगा, संदर्भ में लिखना रहेगा। तो जैसे यहाँ देख लेते हैं क्या कि वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गृहे गृहे विद्याया दिव्य ज्योति दिदुते अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवाहितं जनानां ज्ञानस्य च वर्धयति। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिकवाणस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः, न केवलं भारतीयाः अपि तु वैदेशिकाः गीर्वाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। अत्र आगे देखते हैं, अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विद्यापीठम इत्यते विद्यालयाः सन्ति, येन नवीनां ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययने प्रचलिताः। अत्र प्राचीनस्य च। ये क्या होगा दोस्तों, आपका गद्यांश है। संस्कृत का क्या है, गद्यांश है। आपको इसमें क्या लिखना है दोस्तों, संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। तो इसका संदर्भ हम कैसे लिखेंगे, संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से, कहाँ से, संस्कृत खंड से, कहाँ से लिया गया है, वाराणसी से। संस्कृत खंड से प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के वाराणसी से लिया गया है। ये क्या होगा, आपका संदर्भ हो गया। और इसका क्या लिखना है दोस्तों, आपको हिंदी अनुवाद भी करना रहेगा। आपको क्या करना है दोस्तों, बहुत मेहनत करना है ना। आपको इसका क्या करना पड़ेगा, हिंदी अनुवाद करना है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। आपको इसी का एक क्वेश्चन देगा, आपको पद के लिए आपको क्या करेगा, एक पद भी देगा। आप चाहे उसको करिए चाहे इसको करिए, जो आपको बेस्ट लगे। कह रहा है कि नीर क्षीर विवेके हसलस्यम तमेव तनुषे चेत विश्व स्मिन्न धून्यान कुलव्रतम पलाश्यत का। इसका भी आपको संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद करना है। तो दोस्तों हम अभी आप यहाँ पे संदर्भ बता दे रहे हैं, है ना। संदर्भ क्या है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड काव्य के अनुक्ति विलासा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ये क्या है, पैराग्राफ आपको दिख रहा है ना, ये कहाँ से लिया गया है, अनुक्ति विलासा से लिया गया है। ओके दोस्तों, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, 7वां का नंबर। अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्या कि आपको ऐसा श्लोक लिखना है जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो इसके लिए दोस्तों आप क्या करिए कि आप एक श्लोक मत याद करिएगा, क्योंकि अगर आप जो श्लोक याद करेंगे वहीं अगर एग्जाम में दे दिया तो आप क्या करेंगे, आप फंस जाएंगे, है ना। तो आप एक श्लोक मत याद करिएगा, आप कम से कम 2 याद करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 3 याद कर लीजिएगा, है ना। इससे क्या हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा और आप आसानी से 2 नंबर हासिल कर लेंगे। करना कुछ नहीं दोस्तों, आपको याद करना है बस। आपको फ्री नंबर दे रहा है तो काहे परेशान हो रहे हैं, है ना। आसानी से लूट लीजिए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, संस्कृत देना है ना। आपको क्या करना है कि जितने भी गद्यांश पद्यांश संस्कृत में यहाँ पे पीछे क्वेश्चन दिया रहता है, चैप्टर खत्म होने के बाद क्या है, क्वेश्चन दिया रहता है ना। तो आपको यहाँ क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको इसमें से जो 4 क्वेश्चन दिए हैं इसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने रहेंगे, आपको इसके लिए 2 नंबर मिल जाएगा। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि हास्य तथा करुण रस की परिभाषा और प्लस उदाहरण के सहित लिखना है ना। आपको यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं दोस्तों, जो आपका क्लास 10 है, क्लास 10 में 2 ही रस पूछता है, एक हास्य रस, एक करुण रस, जिसको मैंने इस चैनल पर कंप्लीट करा चुके हैं, है ना। तो आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं और मैंने इसकी लिंक को इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे चुका हूँ, आप वहाँ से भी इसको देख लीजिएगा। दूसरा है उपमा तथा रूपक अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण से देना है। इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिल रहा है। चाहे आप रूपक अलंकार लिखिए चाहे उपमा अलंकार लिखिए, कोई भी लिखिए, आपकी इच्छा, जो आपको बेस्ट लगे। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों रोला या सोरठा। आप इसमें से क्या लिखिए, एक ही लिखिए और उसकी परिभाषा और प्लस उदाहरण भी देना है। क्या देना है, उदाहरण भी देना है। इसके लिए भी आपको क्या मिल जाएंगे, 2 मार्क्स मिल जाएंगे।
9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि इसमें निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना है ना। आपको क्या करना है कि किसी 3 क्या लेना है, 3 उपसर्ग लेना है और इसके मेल से आपको एक एक वर्ड का निर्माण करना है बस। आप इसके लिए बहुत फ्री नंबर, आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे निर है, क्या है निर, निर से क्या करिए आप इसके उपसर्ग यानी उपसर्ग में क्या होता है, आगे जोड़ना, क्या होता है, आगे जोड़ना होता है। तो इसके साथ क्या कर दीजिए, आप आगे जोड़ दीजिए। जैसे क्या है, आप क्या है, स है, क्या हो जाएगा सह। अगर हम इसको जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, सहपाठी, सहकर्ता, है ना। ये क्या है यहाँ पे अति, अति है ना, इसका क्या हो जाएगा अत्यधिक, क्या हो सकता है अत्यधिक। और अतिक्रमण क्या हो जाएगा अतिक्रमण। और यहाँ पे बात करें क्या, यह उप, क्या हो उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उपकार, है ना, हो जाएगा। क्या है यहाँ पे वी, वी क्या हो जाएगा, वी से क्या हो जाएगा विनिर्माण, क्या हो जाएगा विनिर्माण हो गया। का से कमजोर हो गया, है ना। निर की बात करें दोस्तों तो क्या निर्विरोध, क्या हो जाएगा निर्विरोध, है ना, इसे निर्माण बन गया। अब यहाँ पे उपसर्ग में होता क्या है, आगे लगा दो बस, आपको फ्री का 3 नंबर मिल जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाना है बस, सिंपल सा, है ना। तो प्रत्यय क्या होता है, जो पीछे लगता है, आपको नाम से पता चला, प्रत्यय पीछे, उपसर्ग आगे, है ना, बहुत बहुत सिंपल है। जैसे आप क्या है त्वा, तो आपको ऐसे वर्ड खोजना है कि जो पीछे त्वा लगा हो। जैसे महत्व, क्या हो जाएगा महत्व, है ना। आन क्या हो जाएगा आन, जोड़ो ऐसे कुछ किया लास्ट में आन है, जैसे विज्ञान हो गया, है ना। मान की बात करें अभिमान, क्या हो जाएगा अभिमान। ता की बात करें क्या हो जाएगा ताकि। निरंतरता क्या हो जाएगा निरंतरता। आवट की बात करें लिखावट हो गई, बनावट हो गई, कुछ भी आप लिख सकते हैं, आपको 2 ही लिखना है, बहुत सिंपल है ना। आपको फ्री नंबर दे रहा है बोर्ड एग्जाम, तो आपको करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अगला क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से 2 का समास विग्रह करना है और समास का नाम भी लिखना है ना। समास का नाम लिखना है और इसका वो क्या करना है, समास विग्रह करना है। यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, ये सत्पुरुष, पहले क्या सत्पुरुष, सत्य है जो पुरुष, यानी कर्मधारय समास। मैंने क्या किया, समास विग्रह किया, सत्य है जो पुरुष, ये क्या होगा समास विग्रह हो गया। और कौन सा समास है ये, कर्मधारय समास हो गया। ऐसे आपको क्या करना है, केवल 2 को कहे करके इसका 2 ही शब्दों का करना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का तत्सम रूप लिखना है। आप इसमें क्या करिए, इसमें से 2 क्या क्या कर दीजिए, आप तत्सम रूप लिख दीजिए बस। आप इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, ये कहना नहीं कि आसान है, आपको क्या करना है, याद भी करना है, मेहनत भी करना है ना। आसान, जितने आसान हम बोल दे रहे हैं इतना आसान है नहीं। आपको तत्सम रूप, पर्यायवाची और ये समास विग्रह आपको याद करना पड़ेगा कि हाँ अगर टूटने पर कौन सा समास बनेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, है ना। और तत्सम रूप याद करना पड़ेगा कैसे होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें क्या लिखना है, आपको 2 के पर्यायवाची लिखना है। क्या लिखना है, 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखना है। जैसे आप क्या आँख का हो गया गंगा, इंद्र, पक्षी, उद्यान। आपको क्या करना है, इसमें से 2 वर्ड का 2 पर्यायवाची लिखना है आपको, इसलिए इसके लिए 2 नंबर मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 2 संधि, किसी 2 के संधि करना है और संधि का नाम लिखना है। आपको क्या करना है दोस्तों, इसका योग कर दीजिए, योग करने बनेगा क्या, और जो बनेगा वो कौन संधि रहेगी हमको ये भी बताना रहेगा, है ना। तो इसके लिए आपको मिल जाएगा 2 नंबर। कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर। और अब हम बात करें क्लास 10 में 2 ही संधि पूछता है, एक गुण संधि पूछता है और एक वृद्धि संधि पूछता है बस। 2 संधि पूछेगा, एक गुण संधि पूछेगा, एक और वृद्धि संधि पूछता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कर दिया है और सिंपल भी कर दिया है। आप गुण और वृद्धि याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा 2 नंबर का, है ना। आगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से शब्दों का द्वितीय विभक्ति बहुवचन बताना है ना। जो द्वितीय विभक्ति है और बहुवचन है ये हमको बताना है। ओके दोस्तों, और बात कर ले हम जैसे यहाँ फल की, तो फल का बहुवचन बताना है और कौन सी विभक्ति होनी चाहिए, द्विविभक्ति होनी चाहिए। आपको जो याद हो, चाहे फल की याद रहेगा चाहे मधु का, आप इसमें से कोई भी बता सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे, है ना। और आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि ये तो आप तद का बताइए जो पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। आप चाहे एक जो इसमें जो तद होता है, तद 3 होते हैं, एक पुल्लिंग के लिए, एक स्त्रीलिंग के लिए, एक नपुंसक लिंग के लिए। आपको इसमें जो याद रहेगा आप उसका कर दीजिए द्वितीय विभक्ति बहुवचन लिख दीजिए, आपको इसके लिए 2 नंबर मिल जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक के धातु लिखना है कि कौन सा धातु है। लकार लिखना है, कौन सा लकार है, और सब लकार कितने होते हैं, 5 लकार होते हैं। कितने लकार होते हैं, 5 लकार होते हैं। पुरुष लिखना है कि पुरुष कितने होते हैं, तो मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष और
उत्तम पुरुष, ये क्या 3 पुरुष हैं। और वचन भी लिखना है, कौन सा वचन है ना, कौन सा वचन है ये भी लिखना है आपको। अगर हम लकार की बात करें, कौन कौन से लकार हैं, लंग लकार, लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार और लिट लकार, ये क्या होगा 5 लकार हो गए। और वचन की एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है ना, आपको ये लिखना है। जैसे मान लीजिए आप पश्चातु, क्या गया, पश्चातु आ गया, तो पश्चातु में आपको ये करना है कि ये कौन सा धातु है, पट धातु है, कौन सा लकार है आपको ये बताना है, कौन सा पुरुष का है ये भी बताना है, और कौन सा वचन का है ये भी बताना है। आपको इसके लिए 2 मार्क मिल जाएगा। आपको दोस्तों इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, है ना। कुछ भी चीज़ आपको, अगर आपको मेहनत करना है, अच्छे मार्क्स लाना है, अगर हम मेरे दोस्तों इस पर प्रण है क्या कि आपको 95% यानी 90% को ऊपर मार्क्स लाना है तो लाना है। जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ इसके 2 गुना 3 गुना मेहनत आप करेंगे तब जाके आप सक्सेस हो पाएंगे, है ना। मेहनत काम दोस्तों आपको मार्ग दिखाना, क्या है मार्ग दिखाना, आपको क्या करना, उस मार्ग में चलते हुए मेहनत करना है ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद करना है। पहला क्या है, मैं विद्यालय जाता हूँ, तुम पुस्तक पढ़ते हो, दोनों को बाजार जाना चाहिए, हिमालय से गंगा निकलती। आपको जो इसमें से अच्छा लगे, बेस्ट लगे, आपको जो आता हो उसी का करिएगा। जो आपको, जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो उसको बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है यही देखता है कि कहाँ बच्चा मिस्टेक कर रहा है ना। तो आपको जहाँ जो एकदम कंफर्म हो वही करिएगा। यहाँ क्या कह रहा है, 2 का संस्कृत अनुवाद करना है, जो आपको याद होगा, सॉरी याद नहीं, जो आपको आता होगा वही कर लीजिएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको निबंध लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके मार्क्स को बढ़ाता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लिखना है कि एक निबंध लिखना है, किन किन चीज़ों पर, आधुनिक जनसंचार माध्यम भी लिखना है, व्यायाम और स्वास्थ्य भी लिख सकते हैं आप, इसमें से किसी भी लिखिए। तीसरा क्या है, बढ़ती बेरोजगारी, कारणों और निवारण पर लिखना है। चौथा क्या है, नारी शिक्षा, क्या है, नारी शिक्षा। आपको जो इसमें अच्छा लगेगा, जिसमें आप आप इसको जान रहे हैं, मैं इस टॉपिक पर अच्छे से लिख सकता हूँ, इसके बारे में पूरा डिटेल से लिख सकता हूँ, आप उसी पर लिखिएगा। जिसमें आपको थोड़ा बहुत पता हो उसको बिल्कुल मत लिखिएगा, क्योंकि अगर आपको इसमें अच्छे मार्क्स लाना है, साथ इसमें 10 नंबर पूछता है ना। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का मार्क्स है, तो 10 नंबर की मार्क्स की बात है, तो आपको क्या करना है, कम से कम 2-3 पेज से कम मत लिखिएगा। ये आपको हम न्यूनतम बता रहे हैं। अगर आप इससे ज़्यादा लिख सकते हैं तो और अच्छी बात है ना। अगर आप इससे ज़्यादा लिख रहे हैं तो और अच्छी बात है। इससे बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए 2-3 पेज से। और यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे हमारे लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहता है, बढ़ती बेरोजगारी लिख सकते हैं, नारी शिक्षा भी लिख सकते हैं, और व्यायाम और स्वास्थ्य, किसी भी आपको जो आपको बेस्ट लगे, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है कि आपको एक लिखना पड़ेगा खंड काव्य, जो आपके ज़िले से रिलेटेड है। जिस ज़िले से आप रिलेटेड हैं उस ज़िले से रिलेटेड आप क्या कर लीजिए, खंड काव्य को चूज कर लीजिए, और उस पर एक क्वेश्चन का आप उसका आंसर दे दीजिए, है ना। जैसे यहाँ पे आगे क्या, पहला क्वेश्चन है कर्मवीर भरत से रिलेटेड आ गया, है ना। ये जिस ज़िले से संबंधित है उस ज़िले वाले लोग क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे। आपको इसमें से क्या करना है, इसमें से केवल एक क्वेश्चन करना है और अच्छे डिटेल से कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर की बात है ना। 3 नंबर को मिल रहा है तो हमको क्या करना है, अच्छे से इसका वर्णन करना पड़ेगा, है ना। तो आप लोग क्या करिएगा, इसका डिटेल से वर्णन कर दीजिएगा। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन मातृभूमि, जो मातृभूमि से जो जिले रिलेटेड हैं वो क्या कर देंगे, उसका लिख देंगे। तीसरा है मेवाड़ केसरी, मेवाड़ मुकुट है, कौन सा मेवाड़ मुकुट है। चौथा है ज्योति जवाहर क्या ज्योति जवाहर है। 5वां जय सुभाष है। और उसके बाद लिख लेते हैं 4 नंबर कौन सा है, महात्मा गांधी के मुक्तिदूत जिससे रिलेटेड है उसका लिख दीजिएगा। और जो कर्ण है, कर्ण का रिलेटेड लिख दीजिए, जो कर्ण किस चीज़ से रिलेटेड है उसका लिख दीजिएगा, है ना, कर्ण वाला लिख दीजिएगा। इसके बाद अगला क्या है, अग्र पूजा प्रयाग से रिलेटेड है ना, प्रयागराज से, तो उसका लिख दीजिएगा आप लोग। उसका लास्ट क्या है, तुमुल, आप जिस जिले से रिलेटेड हो उसका लिख दीजिएगा, है ना। तो दोस्तों आज ये आपका यहाँ पर मॉडल पेपर समाप्त होता है। आपके क्वेश्चन, आपके जो मॉडल पेपर होता है इसमें कितने क्वेश्चन पूछते हैं, 12 क्वेश्चन पूछते हैं, और कितने नंबर के, 17 नंबर के। कितने नंबर के होता है, 17 नंबर का होता है। और आपको टाइम मिलेगा कितना, 3 घंटा 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। और दोस्तों इसमें मेन चीज़ क्या है कि आपको यहाँ पे टाइम के अंतर रहते हुए आपको अपना एग्ज़ाम लिखना है। और ये कैसे करना है हम बताते हैं। आपके करिए दोस्तों, हाँ कभी कभी क्या होता है दोस्त कि जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों को आता रहता है, बच्चों को क्वेश्चन आते रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं वो समय के अंतर्गत अपने एग्ज़ाम को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, उनका क्वेश्चन छूट जाता है।
तो इसके लिए सिंपल तरीका है दोस्तों कि आप अभी से ही 3-3 4-4 घंटे लिखने का प्रयास करिए, जिससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी राइटिंग भी बढ़ने लगेगा। और हाँ दोस्तों, आपका राइटिंग बोर्ड एग्जाम या क्या कहते हैं एकेडमिक एग्जाम जो होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी राइटिंग किस तरह से है। आपकी राइटिंग क्या कर सकते हैं, आपकी रैंकिंग बढ़ा सकते हैं, है ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये मेरा सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों आप इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिएगा, है ना। और क्या करेंगे, अगर आप मेरा सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं क्या करूँगा, आपके लिए इससे अच्छे क्या करेंगे कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत करते रहूँगा, और भी मज़ेदार और रोचक चीज़ें आप सब लाते रहूँगा। दोस्तों क्या करिए, आप मेरे सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। तो दोस्तों आपको ये मेरा सेशन कैसा लगा आपको कमेंट में बताना ही है ना।